कि हम एकदम गाँव से आके खाटी एकदम जो है और मड़ई में पैदा होने वाले हम लोग अगर कर सकते हैं प्राइमरी विद्यालय, सरकारी विद्यालय से पढ़ के, कोई भी लड़का कर सकता है। बाकी बजट और इकोनॉमिक सर्वे यह 2 चीज़ें ज़रूर देख लें क्योंकि इस साल बजट से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए थे यूपीपीसीएस की प्री परीक्षा में। लेकिन सबसे पहला काम करें, इस बचे हुए दिनों को कैटेगराइज़ करें कि कितना दिन आपको कौन-सा सब्जेक्ट पढ़ना है। तो सही स्ट्रेटजी रखिएगा, दिशा सही रहे और सफलता बहुत आराम से मिल जाएगी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, यूपीपीएससी का रिजल्ट 2023 का आ चुका है और जैसा कि हम डेली वीडियो भी प्रोवाइड कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं। आज हमारे सामने यूपीपीसीएस 2023 सेलेक्टेड रत्नेश यादव सर हैं, जिनका यूपीपीसीएस में टीएओ टैक्स असिस्टेंट ऑफिसर के पद पर चयन हुआ है। तो सर, हमारे तरफ से और जो प्यारे छात्र वीडियोज देख रहे हैं उनकी तरफ से भी हमारे चैनल पर स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद भाई और जो भी लोग देख रहे हैं, सबको बहुत धन्यवाद और बहुत आभार सबका और सबको हृदय से प्रणाम है हमारा। जितने भी भाई-बहन देख रहे हैं, सबको हृदय से प्रणाम। थैंक यू सर। सर, अभी आप फाइनली रूप से सेलेक्ट हो गए हैं, कैसा लग रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल आपको? अच्छा लग रहा है और चूँकि परीक्षा है, परीक्षा में सफल होना सबको ठीक लगता है। बड़ी उपलब्धि है, लेकिन जीवन में हर परिस्थिति में कोशिश करना चाहिए कि अपनों के लिए और हमेशा सबके साथ वही आपका अब चूँकि अब सेलेक्ट हो गए तो अब ये दायित्व तो बनता है कि और विनम्रता के साथ लोगों से जुड़ा जाए और जो अंतिम उद्देश्य है जनसेवा वह किया जा सके और बाकी स्थितियाँ तो ठीक हैं, सुखे-दुखे समे कृत्वा लाभा लाभै जया जयो, सब स्थितियों में स्थित प्रज्ञ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर, थोड़ा-सा हम जानना चाहेंगे कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड अब तक के मतलब क्या आपने पढ़ाई यहाँ से की है? एजुकेशनल बैकग्राउंड में शुरुआती शिक्षा प्राइमरी विद्यालय से हुई है और गांव में रहने वाले थे तो प्राइमरी विद्यालय से पढ़े। उसके बाद फिर 10वीं और 12वीं सरकारी हमारे वहाँ स्कूल पढ़ता हमारे गृह जनपद में, वहाँ से 10वीं और 12वीं की शिक्षा हुई है और 10वीं 12वीं यूपी बोर्ड के माध्यम से और उसके पश्चात इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन हुआ है 2019 में और फिर पढ़ाना शुरू कर दिए। फिर पढ़ाते रहे और 2021 कोविड-19 के बाद से चूँकि कोविड-19 का दूसरा फ़ेज़ जब ख़त्म हुआ उसके बाद से फिर सिविल सर्विस की तैयारी स्टार्ट किया और यह मेरा दूसरा प्रयास था और पहला मेंस था, पहला इंटरव्यू था और ईश्वर की कृपा से सफलता हासिल हुई। जी, आपका माध्यम सर क्या है? मेरा पूरे तैयारी का माध्यम हिंदी रहा है और इंटरव्यू, मेंस सब हिंदी माध्यम में रहा है। जी। थोड़ा-सा हम जानना चाहेंगे सर, इसके लिए कोई कोचिंग लिया फिर सेल्फ स्टडी से यहाँ तक पहुँचे आप? पूरी आज तक मैं कोचिंग के दरवाजे पे कदम नहीं रखा हूँ। पूरी तैयारी खुद के माध्यम से रही है, मतलब सेल्फ स्टडी ही रही है टोटल। खुद से स्ट्रेटजी बनाया, सही स्ट्रेटजी रही, जो कमियाँ रहीं उसमें सुधार किया, लगातार उसको ठीक किया और उसके माध्यम से फिर तैयारी किया, किताबों के माध्यम से स्वाध्याय करके और अंतिम में सफलता हासिल हुई। सर, आपने सेल्फ स्टडी से यहाँ तक पहुँचे, शुरुआत आप स्वयं किए, लेकिन इस दौरान में क्या-क्या चैलेंज सेल्फ स्टडी के दौरान आपको आए? थोड़ा-सा उसके बताएँगे? आप क्या-क्या चैलेंज फेस इस करने को पूरी मिले? तैयारी में सही रणनीति का होना बड़ा ज़रूरी है और इस पूरी तैयारी के दौरान चैलेंजेस तो लगे रहेंगे, तमाम चैलेंजेस रहेंगे। आपको पारिवारिक समस्याएँ परिवार में किसी की हेल्थ से रिलेटेड समस्याएँ, सामाजिक व्यक्ति हैं तो आप सामाजिक जीवन की समस्याएँ और फेल्योर ये भी सफलता-असफलता दोनों जीवन का अंग है, तो आपको अप्स एंड डाउन्स हर एक तीसरे दिन डिमोटिवेटेड फ़ील करेंगे, लगेगा कि यार फलानवा पढ़ रहा होगा और हम वहीं बैठ के खाली यही जो है या फलानवा गया होगा पिक्चर देखे और हम जो है बैठ के पढ़ रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपको लगेंगी, लेकिन उन चीज़ों से उभर के डेली आपको लगे रहना है, संघर्ष करते रहना है, मेहनत करते रहना है और अंततः सफलता हासिल होगी। सर, तैयारी आपकी चल रही होगी, आई होप कि इस बार भी आप फॉर्म भरे होंगे तैयारी, अगले नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए, एसटीएम के लिए ट्राई करेंगे। लेकिन आखिरी ये 2 महीने में कैसे आप खुद एक तैयार कर अगले नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए तैयार हो रहे हैं? 2 महीने में प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करें? 2 महीने के अंतर्गत प्रीलिम्स की तैयारी बहुत आराम से की जा सकती है, बहुत घबराएँ नहीं, टेंशन ना लें। लेकिन सबसे पहला काम करें, इस बचे हुए दिनों को कैटेगराइज़ करें कि कितना दिन आपको कौन-सा सब्जेक्ट पढ़ना है। जो सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट कम हो, उस सब्जेक्ट को ज़्यादा समय दीजिए। जिसमें आपको लगे कि इसमें रुचि कम है या ये कम याद होता है, उसको ज़्यादा समय दीजिए। जो सब्जेक्ट लगे कि आपका कोर एरिया है, मजबूत एरिया है, स्ट्रॉन्ग एरिया है, उसको कम समय दीजिए। इस तरीके
से सब्जेक्ट को तैयार करें और अंतिम 10 दिन का समय जो रखें वो प्रॉपर रिवीजन के लिए रखें, क्योंकि जो बच्चे पहली बार दे रहे हैं ना, तो उनको इस बात की गफलत रहती है कि यार मैं 30 मार खान हूँ जो पढ़ लेता हूँ एक बार में, भूलता नहीं है। भाई इस दुनिया में सबको भूलता है, मानवीय प्रकृति है भूलना, उससे घबराने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में भी नहीं रहना है। तो लास्ट टाइम पे रिवीजन करना है, इसको कैटेगरी में बांट के कि कौन सा सब्जेक्ट कितने दिन में पढ़ना है। अब तक जो पढ़े हैं नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसी को चीजों को करते रहें, ब्रशअप करते रहें, रिवाइज करते रहें। सर प्रीलिम्स के लिए मतलब कि आपने क्या रिसोर्सेज पढ़ा था, थोड़ा सा सब्जेक्ट वाइज बताइए, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट। प्रीलिम्स के पेपर में चूंकि हमारे उत्तर प्रदेश पीसीएस की परीक्षा में 8 एरिया से प्रश्न पूछे जाते हैं। वो 8 सब्जेक्ट हैं। आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है, जनरल साइंस है, एनवायरनमेंट है, करंट अफेयर्स है और करंट अफेयर यूपी स्पेशल है। तो इन सभी सब्जेक्ट की अलग-अलग जो चीज़ें हैं, जैसे हिस्ट्री के लिए हो गया, तो हिस्ट्री में भी आपको एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न तीनों पढ़ना होगा और सबकी स्पेसिफिक किताबों से पढ़ के कोशिश करें कि नोट्स बना लें, लेकिन अब वो समय बचा नहीं है। तो अब अगर नोट्स बनाए हो तो आप उसी स्पेसिफिक किताबों के नोट्स को पढ़ें, नहीं तो स्पेसिफिक किताबों को कवर करें और उसी में हाइलाइट कर लें, उन्हीं चीज़ों को उसी में बगल में लिख लें और उसको लास्ट में रिवीजन कर लें। और हर सब्जेक्ट की स्पेसिफिक किताबों का मैं नाम बता दे रहा हूँ। जैसे हिस्ट्री में अगर हो गया एंशिएंट और मिडिवल के लिए, तो यूपी पीसीएस में फैक्चुअल हिस्ट्री चूंकि पूछती है, तो मैं बहुत कम सोर्सेस, एक सोर्स बता रहा हूँ जो एकदम कंक्रीट है अभी के लिए। उसमें भी चूंकि अभी कम होना चाहिए थोड़ा सा, सोर्स बहुत ज़्यादा है। हिंदी माध्यम में एक बड़ी समस्या है, चूंकि अब बात आ गई तो बता दें, सोर्स बहुत देते हैं कोचिंग वाले, इतना सोर्स दे रहे हैं बच्चों को, इतना ज़्यादा दे रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। सिलेक्शन मतलब सेलेक्टेड चीज़ों की बहुत ज़रूरत है और वो सिलेक्टेड टॉपिक्स को करने के लिए अभी आपने नहीं किया तो अब तो समय बहुत कम बचा है। तो एंशिएंट और मिडिवल में एक ज्ञानचंद यादव की इतिहास आती है, वहाँ से कवर किया जा सकता है, फैक्चुअल इतिहास है। और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम की राजू अहिर की बुक आती है या बिपिन चंद्र, दोनों में से जो आप फॉलो करें उसी को फॉलो करिए। और इसी प्रकार से आप आएंगे और आगे बढ़ेंगे। तो ज्योग्राफी के लिए इंडियन ज्योग्राफी में पेरियार की किताब आती है, बहुत अच्छी किताब है। वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए आप जो भी सोर्स पढ़ रहे हैं वहाँ से पढ़ सकते हैं, जीसी लियोंग भी पढ़ सकते हैं। तो चूँकि मेरा इंग्लिश में भी बहुत अच्छा रहा है, तो इसलिए मैं इंग्लिश में भी पढ़ के खुद उसके नोट्स हिंदी में बना सकता था, तो मेरा रहा है, तो जीसी लियोंग से पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा आप पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी के लिए तो एक ही किताब है, सब लोग जान रहे हैं, बाइबल है वो यूपीएससी की, तो लक्ष्मीकांत से पढ़ लें। और लेकिन लक्ष्मीकांत का अगर आपके पास नोट्स रहे, क्योंकि वो लास्ट में उतना पेज 700-800 पेज यार रिवाइज नहीं हो पाता है, तो वह थोड़ी दिक्कत आती है। तो उसका कोशिश करें कि उसका नोट्स रहे आपके पास, और नहीं बना है तो परेशान नहीं होना है, उसी से रिवाइज करें। जो नहीं है उससे लिए डरना नहीं है। और इकोनॉमिक्स के लिए जो भी कोचिंग का आप नोट्स पढ़ रहे हो उससे पढ़ लीजिए, किसी एक कोचिंग का नोट्स पढ़ लीजिए। और बाकी बजट और इकोनॉमिक सर्वे, यह 2 चीज़ें ज़रूर देख लें, क्योंकि इस साल बजट से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए थे यूपीपीसीएस की प्री परीक्षा में। और 4 पेपर हो गया। इसके अलावा आपका हो गया जनरल साइंस से लूसेंट से और घटनाचक्र पूर्वावलोकन से, इन 2 चीज़ों से कर सकते हैं। साइंस टेक एनवायरनमेंट के लिए आपने क्या लिया? हाँ, साइंस टेक एनवायरनमेंट के लिए मेंस में तो टॉपिक वाइज नोट्स बनाए सब चीज़ों का, तो जो बेसिक सोर्सेस है। और प्रीलिम्स के लिए घटनाचक्र पूर्वावलोकन और लूसेंट से भी आप देख सकते हैं, और उसके साथ घटनाचक्र पूर्वावलोकन देख लें तो खबर कर देगा। मेंस के लिए भी यही आपके लिए मतलब थोड़ा सा बताएंगे, जो हिंदी का पेपर होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा मार्क्स लाया जा सकता है और कहीं न कहीं रैंक भी डिसाइड करता है। हाँ, हाँ। तो हिंदी के लिए कैसे आपकी क्या स्ट्रेटजी रणनीति रही? हिंदी के लिए सबसे पहले सिलेबस को देखें। सिलेबस में 150 नंबर बटा हुआ है, उसमें वोकैबुलरी पोर्शन भी है, लेटर राइटिंग भी है, तो इन चीज़ों का भी है। उसमें वोकैबुलरी के पोर्शन के लिए मैं जो किताब मुझे अच्छी लगी, नालंदा पब्लिकेशन की एक किताब आती है, उसको ले लें या हरदेव बहारी की किताब ले लें, दोनों में से कोई एक ले लें। मैंने हरदेव बहारी पढ़ा था। और जो एप्लीकेशन वगैरह लिखने का तरीका है वो सीख लें, संक्षेपण कैसे किया जाता है वो सीख लें। मैं तो जब शुरुआत कर रहा था तो मुझे ये भी नहीं पता संक्षेपण का मतलब 1/3 ही करना रहता है, तो पैसेज का, तो धीरे-धीरे वो पता चल जाएगा। उसके लिए हिंदी की एक किताब यश कुमार सर की आती है, उसे देख सकते हैं। तो संक्षेपण कैसे करना है, लेटर राइटिंग कैसे करना है, इन चीज़ों पे देख लें। और हिंदी में सही बात है कि आप वोकैबुलरी वाले पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि वो 60-70 नंबर का रहेगा। वहाँ से आपके एकदम कंक्रीट नंबर आ सकते हैं। तो हिंदी जिसकी बेहतरीन होगी वो नंबर ठीक पाएगा।
सर ऐसे राइटिंग के थोड़ा सा एक स्टूडेंट ने कमेंट्स किया था कि ऐसे राइटिंग मतलब क्या पैराग्राफ हाँ। में लिखें कि मतलब ऐसे के लिए मतलब कैसे ऐसे लिखा जाए, पैराग्राफ में लिखा जाए या फिर ग्राफिंग करके कैसे? बिल्कुल, बिल्कुल। इससे चूँकि मेरा बचपन से ही बड़ा प्रिय रहा है, तो मैं एस्से हमेशा लिखता था। विश्वविद्यालय स्तर पे मैं एस्से लिखने में ईश्वर की कृपा से प्रथम स्थान कई बार प्राप्त हुआ। प्रदेश स्तरीय मैं एस्से लिखा करता था, तो उसमें एस्से मेरा शुरुआत से ठीक रहा है। तो एस्से में मुझे बहुत विशेष कुछ तैयारी नहीं करनी पड़ी, लेकिन मैं आपको जो बता दे रहा हूँ एस्से में, वह एकदम रामबाण है। एस्से की भी शुरुआत वैसे ही होती है कि पहले इंट्रो, फिर मेन बॉडी और लास्ट में कंक्लूजन। लेकिन वो बड़ा डिटेल में रहेगा, वो एक लाइन, वन लाइनर नहीं है। एस्से में कभी भी पॉइंट वाइज़ चीज़ों को ना बताएँ। एस्से में आप पैराग्राफ में लिखें एस्से। हमेशा पैराग्राफ में और चीज़ों को विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। एस्से का मतलब ही होता है निबंध, जिसपे कोई बंधन ना हो। निबंध, यानी कि कोई बंध ना हो। उसको चीज़ों को जितना इलैबोरेट करके आप लिख सकें, उन चीज़ों को इलैबोरेट करें। कुछ फैक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा एस्से की क्वालिटी रहेगी। जैसे अब बुजुर्गों की स्थिति इस बार पूछा था, तो उसमें आप कुछ फैक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं कहीं-कहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा फैक्चुअल भी नहीं बनाना है। 1-2 चीज़ का और ध्यान रखना है, एस्से में कोटेशंस का इस्तेमाल ज़रूर करें और किसी प्रोवर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी बड़े थिंकर को आप कोट कर सकते हैं। इन चीज़ों को आप इस्तेमाल, कोई अपनी बनाई हुई कविता या कोई बड़ी फेमस कविता है उसको लिख सकते हैं। इन चीज़ों को ऐसे में बीच में आप इंक्लूड करने का प्रयास करें। तो उससे आपकी प्रासंगिकता बढ़ जाती है। ये बढ़ जाता है कि आप टू द पॉइंट बहुत चीज़ों को थोड़ा साहित्यिक भाषा में भी ले जा सकते हैं और थोड़ा बेहतरीन तरीके से रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं। तो वह फ़ायदा रहता है। और भी कुछ सजेशन रहेगा सर, कितनी लाइन के बाद पैराग्राफ न्यू करना चाहिए? इस पे थोड़ा शुरुआत में लगता है, लेकिन यार जब आपकी बातें पूरी हो जाएँ, जैसे 10-12 लाइन पे आप पैराग्राफ चेंज करें। जैसे अब चूँकि अब 5 लाइन पे पैराग्राफ ना बदलें, 5 लाइन में बात की हमें पूरी पता है कि बात पूरी नहीं हो पाएगी, तो आपकी वो बात पूरी नहीं होगी तो कोई मज़ा नहीं है। तो इसीलिए थोड़ा 10-12 लाइन हो जाए और आपको लगे कि आपने जो आपको कहना निबंध मतलब कोई बंधन के बिना जैसे आप दिल की बात करते हैं, उसी भाषा में आप जो कहना चाहते हो वो पूरी हो जाए तो पैराग्राफ चेंज करें। अप्रॉक्सीमेट एक निबंध में कितने हेडिंग होनी चाहिए? हेडिंग का कम प्रयोग करें। जी। हेडिंग निबंध में कोशिश करें कि ना डालें, क्योंकि निबंध का मतलब आप चीज़ों को एक लय में लिखें। एक चीज़ और ध्यान रखना है, पहले पैराग्राफ से दूसरा पैराग्राफ यानी कि ऊपर वाले और नीचे वाले पैराग्राफ में कनेक्शन होना चाहिए। आप पहले वाले को जहाँ छोड़ रहे हैं, दूसरे वाला उससे कनेक्टेड होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। हेडिंग की कोशिश करें कि ज़रूरत पड़े तभी डालें, नहीं तो हेडिंग की ज़रूरत नहीं है। सर यूपी स्पेशल एक्स्ट्रा ऐड हुआ है इस बार, उसके लिए क्या रिसोर्स है? कैसे तैयारी किया था आपने? बड़ा बढ़िया चीज़ आपने पूछा। यूपी स्पेशल नया ऐड हुआ। हम दोस्त को फ़ोन किया, हमने कहा यार ये नया पेपर ऐड हो गया और देख लें मामला गड़बड़ा ना जाए। तो फिर ये हुआ कि यूपी स्पेशल में 21 टॉपिक थे, जीएस 5 में 23 टॉपिक थे, जीएस 6 में। टोटल मिला के 44 टॉपिक हो रहे थे। तो ये हुआ कि नोट्स कैसे बने 44 टॉपिक का। तो नोट्स बनाना अब एक बड़ी चुनौती थी कि नोट्स बनेगा तभी उसको फिर तैयार किया जा सकता है। जी, जी। फिर हम 5-6 दोस्तों का ग्रुप बनाया हम लोगों ने। उसमें हमारे एक बड़े अनन्य मित्र हैं धीरेन्द्र भाई, उनका बड़ा सहयोग रहा इस तैयारी में। तो ग्रुप बनाया हम 5-6 लोगों का और 5-6 लोगों में टॉपिक बाँट दिया, 4 टॉपिक किसी को दे दिया, 5 टॉपिक किसी को दे दिया। तो अब हम लोग को 4-5 टॉपिक का नोट्स बनाने पे पूरे 44 टॉपिक का नोट्स तैयार हो गया धीरे-धीरे। तो टीम वर्क का काम करना है। यह पूरी तैयारी आपको यही सिखाती है कि अधिकारी काम कैसे करेगा। अधिकारी हमेशा अब चूँकि सब काम वही नहीं करेगा, वह काम करवाएगा अपने लोगों से, अपनी टीम बना के काम कर टीम बना के बहुत बेहतरीन तरीके से काम किया गया और सब टॉपिक के नोट्स बन गए और उसको तैयार कर लिया बहुत ईज़िली। और चूँकि अभी उसपे बहुत ऑथेंटिक सोर्सेस अवेलेबल नहीं थे, सब समस्याएँ हुई। धीरे-धीरे वो मार्केट में आ जाएँगी। हम लोग भी कोशिश करेंगे, अब चूँकि चयनित हो गए हैं, तो अब कोशिश करेंगे कि हम लोग किताब लिख पाएँ तो उसको भी लिख दें या जो हम लोग नोट्स बनाए उसमें और अपडेटेड के साथ और अच्छे तरीके से उस चीज़ को और बढ़िया तरीके से करके एक आध किताब लिख पाएँगे तो किताब लिख देंगे, नहीं तो नोट्स के माध्यम से जैसे भी हो पाएगा उसमें मदद करने का प्रयास करेंगे। सर जीएस 4 एथिक्स का पेपर होता है, उसके लिए क्या आपकी स्ट्रेटजी रही? बहुत क्या तैयारी? बेहतरीन, बहुत मतलब ये समझिए जीएस 4 हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। जी, और बचपन से चूँकि एथिक्स हमारे हृदय के बड़ा करीब रहा है, चूँकि एथिकल नैतिकता बहुत ज़रूरी है एक सिविल सर्वेंट के लिए, सबके लिए बहुत ज़रूरी है। आम व्यक्ति के लिए जीवन जीने की कला समझ लीजिए कि एथिक्स वाले पेपर में इसके सीखने लिए को सर मिलती है। कोई रिसोर्स क्या पढ़ सकते हैं? हाँ, तो उसके लिए एक लेक्सिकॉन की बुक आती है या अलग-अलग कोचिंग स्टडीज़ हैं, मतलब अलग-अलग कोचिंग के मटेरियल हैं, लेकिन समस्या ये है कि इतना विस्तार में लोग देते हैं कि उसको तैयार ही नहीं कर मिलेगा उस कम समय में। तो उसके लिए हमने कोशिश किया कि हम लगभग 90-95 पेज में एथिक्स को एकदम वो कर दिए। अच्छा, एक चीज़ और करना है मेंस में, चूँकि एथिक्स मेंस का पेपर है तो आपने पूछा है।
एथिक्स में जितने पॉइंट लिखे हैं हर पॉइंट पे आपके पास नोट्स होना चाहिए, और उस जो नोट्स होना चाहिए उस पे अगर कुछ कोटेशन मिला तो कोटेशन होना चाहिए, और नहीं कोटेशन तो उदाहरण जरूर होना चाहिए कि किसी ब्यूरोक्रेट का, किसी ग्रेट पर्सनालिटी का उदाहरण होना चाहिए। जैसे अब इंटीग्रिटी है, सत्यनिष्ठा, तो सत्यनिष्ठा पे किसी का उदाहरण होना बड़ा जरूरी है, वो आपके नोट्स के समय ही होना जरूरी है, तो वह बहुत ज़रूरी है। तो मैं कोशिश करूँगा कि एथिक्स पे भी एक पतली सी किताब जो यूपी पीसीएस के लिए, यूपीएससी के लिए बड़ी मारक हो, वह कोशिश करेंगे कि उसको करने का प्रयास करें। सर एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा, हाँ। टेस्ट सीरीज के लिए क्यों सजेशन रहेगा, जो आपने कहाँ से लिया था और किस संस्थान के लिया था? टेस्ट सीरीज़ प्री और चूँकि मेंस दोनों? प्री के लिए मैं कोई टेस्ट सीरीज़ फ़ॉलो नहीं किया था, तो जी, बिना टेस्ट सीरीज़ वाला मामला था। वो एक टेस्ट सीरीज़ थी, किसी कोचिंग का नाम नहीं लेंगे। मैं लगाया, टेस्ट सीरीज़ में 71 क्वेश्चन सही हुआ। तो अच्छा, आप ये भी ना घबराएं, टेस्ट मार्क में नंबर कम आ रहा है तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि आपका एग्जाम में भी नंबर कम आएगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज कई बिना मानक के बन रही है। बहुत सारे लोग ऐसे बिना मानक के गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। तो टेस्ट सीरीज में 71 क्वेश्चन सही हुआ, और यहाँ 95 क्वेश्चन पे कटाफ बननी थी, 90-95। तो हमने, हमारे दोस्त फोन किए तो उन्होंने कहा अरे यार ये तो गड़बड़ा जाएगा मामला। तो हमने कहा यार फर्जी टेस्ट सीरीज थी, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। तो आपको कॉन्फिडेंस एकदम हाई रखना है टेस्ट सीरीज वाले पे। तो प्रीलिम्स के लिए अगर आपको डर लग रहा हो तो टेस्ट सीरीज आप फॉलो कर लीजिए, 2-4 टेस्ट सीरीज, 5 टेस्ट सीरीज, मतलब 2-4-5 पेपर, 10 पेपर, जो भी जितने में आपका डर हो जाए। टेस्ट सीरीज का मतलब एक ही रहता है प्रीलिम्स में, कि आपका टाइम मैनेज हो जाए और आपका डर बाहर हो जाए। तो मुझे वो दोनों चीज़ें नहीं थी, तो मैं वो चीज़ें कर लेता, तो उसमें समस्या नहीं थी। मेंस के लिए टेस्ट सीरीज में आप टेस्ट सीरीज ले भी सकते हो, उसका योगदान रहता है, या आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें और अपने दोस्तों से चेकिंग करवाएं। मेंस में लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेंस की सर पूरी तैयारी। हाँ आप एक टीचर भी हैं, पढ़ाते भी जी, हैं, थोड़ा हाँ। सा एक बहुत सारे छात्र कन्फ्यूजन रहते हैं, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें अपनी लाइफ को? इन वेरी सभी चीज़ों इंपॉर्टेंट। के लिए, जैसे मैं 5 साल से पढ़ा भी रहा हूँ, तो जी, टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा इशू है, जी, और इन्हीं सब चीज़ों के लिए मैं खुद का भी एक यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे एक भाई साहब हैं, उन्होंने चूँकि मैं संत कबीर नगर का रहने वाला हूँ, और कबीर दास जी हम लोग के प्रेरणा स्रोत भी रहे हैं, से बहुत सारी बात। तो कबीर दास जी के नाम पे कबीर सिविल सर्विसेज़ नाम से एक यूट्यूब पे प्लेटफ़ॉर्म शुरू किया है उन्होंने। तो उस पे मैं जुड़ के बच्चों को हमेशा, मतलब 24 घंटे वहाँ से मैं जुड़ा रहूँगा लोगों से, और बच्चों को मार्गदर्शन देता रहूँगा कि क्या चीज़ें की जा सकती हैं सिविल सर्विस, कैसे यूपी पीसीएस की स्ट्रेटजी क्या रहे, और टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा एक इशू है। तो मैं वहाँ से हमेशा आपसे जुड़ के, अभी तो उस पे मैं कुछ काम नहीं किया हूँ, एक आध वैसे वीडियो पड़ी होगी, तो बाकी उस पे मैं जुड़ के काम करना, तो आपके जितने भी दर्शक देख रहे हैं वो भी जुड़ जाएँ वहाँ से। और टाइम मैनेजमेंट की जहाँ तक अगर बात की जाए, टाइम मैनेजमेंट इस तरह का बहुत बड़ा विषय है। इतना बड़ा कि आपको, जैसे 45 दिन मैंने बताया ना, कि 45 दिन को बाँटिए। सबसे पहले बाँटिए कि कितने दिन में करना है। और टाइम मैनेजमेंट का एक तरीका और है, सुबह उठिए तो कोशिश करिए कि 10 मिनट आप मेडिटेशन कर लीजिए, और मेडिटेशन करते समय ही आपके दिमाग में पूरे दिन भर का शेड्यूल चल जाता है, क्योंकि मेडिटेशन में वो दिमाग जाता है वहाँ पे। तो पूरे दिन भर का शेड्यूल कर लीजिए। थोड़ा चीज़ों को अपने से कट आउट रखिए, जैसे बाकी लोगों से सामाजिक संबंध थोड़ा-सा सीमित रखेंगे तो ठीक रहेगा। तो उसको आप रखिए, और कोशिश कीजिए कि सुबह उठें, चीज़ें करके, और एक नियमित समय से 7-8 बजे, 9 बजे तक सुबह आपकी तैयारी शुरू हो जानी चाहिए। और 3-4 घंटा पढ़ लिया, फिर लंच किया, 10-15 मिनट दिन में सो लिया, फिर पढ़ाई किया। मतलब अंततः आपको यह रखना है कि सुबह से शाम तक पूरे चक्कर में पढ़ना है, 1 आध 2 घंटे अपना मतलब मूड लाइट करने के लिए इधर-उधर देख लेना है, लेकिन पढ़ते रहना है। तो थैंक यू सो मच सर अपना कीमती समय देने के लिए, और सबसे अच्छी बात आपने बताया कि मतलब घबराना नहीं है, अपने स्ट्रेटजी मतलब अपने जो बचे समय अरे उसे डिवाइड करके पढ़ाई करना है 45 दिनों में। भाई, घबराने का तो ज़रूरत ही नहीं है, डरने की। हम एकदम गाँव से आके खाटी एकदम जो है, और मड़ई में पैदा होने वाले हम लोग, और हम लोग अगर कर सकते हैं प्राइमरी विद्यालय, सरकारी विद्यालय से पढ़ के, कोई भी लड़का कर सकता है। बहुत औसत छात्र है यार, बहुत ज़्यादा कोई वो नहीं रहा है। तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है। एकदम सही स्ट्रेटजी रखिएगा, दिशा सही रहे, और सफलता बहुत आराम से मिल जाएगी। बहुत हवा-हवाई में नहीं जाना है कि बहुत लोग बता रहे हैं, अरे बहुत उतना नहीं है। बहुत आराम से किया जा सकता है, तो टेंशन नहीं लेना है। जो लोग भी देख रहे हैं सबको बहुत धन्यवाद है। थैंक अ यू सर, एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका बहुत धन्यवाद। आप लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, कि बहुत आप लोग मेहनत कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और यह जो चीज़ निकल के जा रही है ना, ये एक्चुअल चीज़ है। यह बड़ा रियल चीज़ है और वास्तविक है। तो इसके लिए आपका बड़ा धन्यवाद। जितने भाई-बहन देख रहे हैं, सब लोग का बहुत धन्यवाद, सबको हृदय से आभार।
कोशिश कीजिए, जुड़िए, हमसे जुड़े रहिए। मैं आपका हूँ, 24 घंटा मैं आपको अपना नंबर भी बाद में सार्वजनिक कर दूँगा, तो उस पे आप जुड़ सकते हैं। कोई इमरजेंसी रहे, आप रात को 2 बजे फ़ोन कर सकते हैं, लेकिन इमरजेंसी में ही करिएगा, बाकी वैसे आप हमसे चाहे जब बात कर सकते हैं। तो सभी का आभार, धन्यवाद, जुड़े रहिए, सभी को नमस्कार है हमारा, प्रणाम। थैंक यू फ्रेंड्स, सारी चीज़ें कवर करने के लिए। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।